देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब क्या है, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर कैसे होती है, कौन कौन से फैक्टर इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके बारे में इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द solute that can be dissolved in given amount of solvent at certain temperature। कहने का मतलब क्या है, मैक्सिमम है यानी अधिकतम सॉल्यूट की कितनी मात्रा सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है एक फिक्स टेम्परेचर पर, उसी को क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्या मतलब कि अगर मान लो हमारे पास 100 ग्राम वाटर है, ठीक है, 100 ग्राम वाटर है, ठीक, ये सॉल्वेंट है और इस कंटेनर का टेम्परेचर T है। अब इसमें आप शुगर मिलाते जाओ, 10 ग्राम मिला है, 20 ग्राम मिला है, 30 ग्राम मिला है, लेकिन जैसे ही आपने 32 ग्राम मिलाया, 32 ग्राम मिलाया, तो आपने देखा अब और शुगर इसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि 100 ग्राम सॉल्वेंट यानी 100 ग्राम वाटर में T टेम्परेचर पर शुगर की सॉल्युबिलिटी कितनी है, 32 ग्राम है। मतलब अगर 100 ग्राम वाटर ले लें, ठीक है, और टेम्परेचर कंटेनर का T ले लें, तो उस टेम्परेचर पे मैक्सिमम कितना शुगर डिसॉल्व होगा, तो 32 ग्राम होगा। तो ये 32 ग्राम क्या होगा, वाटर के अंदर शुगर की सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी आपको समझ में आया कि मैक्सिमम कितना अमाउंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है एक फिक्स टेम्परेचर पे, उसी को क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो हमने दो कंटेनर लिया, आप देख सकते हो वाटर और शुगर लिया है पहले कंटेनर में। तो जब वाटर में शुगर को डिसॉल्व करोगे तो होगा क्या, होगा ये लिखा गया है, शुगर गोज इनटू द वाटर, व्हेन शुगर गोज इनटू द वाटर, मतलब शुगर को वाटर में जब डालोगे, द एटम और द मॉलिक्यूल ऑफ द शुगर विल स्टार्ट गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। क्या होगा, जैसे ही शुगर के मॉलिक्यूल को इसके अंदर डालोगे, शुगर को डालोगे, इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगे। ठीक, एक दूसरे से दूर जाएंगे और क्या करेंगे, एंड स्टार्ट करेंगे क्या, इंटरैक्टिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप शुगर को वाटर के अंदर डालते हो तो शुगर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिसोल्यूशन। क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। एक बार और समझो, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप वाटर के अंदर शुगर को डालोगे, कोई भी सॉल्यूट हो, शुगर को डालोगे तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। जब वो एक दूसरे से दूर जाएंगे तो क्या करेंगे, वाटर के साथ इंटरैक्ट करना शुरू करेंगे। तो जब वो वाटर के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, डिसोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शुगर के मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और वाटर के मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करना शुरू कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिसोल्यूशन। हम कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने शुगर ही और वाटर लिया, ठीक है। दूसरा समझो, दूसरे कंटेनर में क्या होगा, सम सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट कौन है, शुगर है, सम सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन इज कोलाइड विद सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल, कुछ सॉल्यूट पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, एंड सॉल्यूट पार्टिकल एंड प्रेसिपिटेटेड, और नीचे बैठ जाएंगे। होगा क्या, कुछ सॉल्यूट पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और नीचे बैठ जाएंगे और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेंगे, तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। एक बार और समझो, इसमें क्या हुआ, शुगर के मॉलिक्यूल को जैसे ही आपने वाटर में डाला, शुगर के मॉलिक्यूल दूर दूर चलेगा और वाटर से इंटरैक्ट करना शुरू कर दिए। जब वाटर से इंटरैक्ट करना शुरू करेंगे तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन। दूसरी तरफ क्या है कि कुछ पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाएंगे, और जब वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाएंगे, या ये कह सकते हो कि बड़े मॉलिक्यूल्स बना लेंगे, तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब देखो, जब डिसोल्यूशन यानी टूटने की दर और जुड़ने की दर, क्रिस्टलाइजेशन, दोनों बराबर हो जाए, रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बराबर हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस स्टेट को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बराबर हो जाना। मतलब क्या, रेट ऑफ डिसोल्यूशन टूटने की दर, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़ने से क्या हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, तो उस स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। अब देखो,
आगे आपको काम आएगा, ये दो सॉल्यूशन आपको समझना है। पहला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें एक सीमा होती है, सीमा का मतलब लिमिट, मतलब इसमें एक, जैसे मान लो वाटर लिया है, ठीक, 100 ग्राम, और इसमें अभी आपने एग्जांपल में देखा ऊपर कि 32 ग्राम के बाद और ज्यादा शुगर डिसॉल्व नहीं होगा, तो जिसमें एक लिमिट होती है उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिसमें एक सीमा होती है कि अब इस सीमा के बाद और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जिसमें ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिसमें लिमिट होती है उसको सैचुरेटेड, जिसमें कोई लिमिट नहीं होती उसको अनसैचुरेटेड। कैसे समझोगे? सपोज करो एक क्लास है, एक क्लास है जिसमें 50 बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक। तो जैसे ही 50 बच्चे बैठ जाएंगे, अब क्या है, उससे ज्यादा अब उसमें बच्चे बैठ नहीं सकते, यानी वो कौन से फॉर्म में आ गया, सैचुरेट फॉर्म में आ गया, मतलब वो अपने मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुका है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक लिमिट के बाद और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होते उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और जिसमें लिमिट, जैसे मान लो यही क्लास है, अब इस क्लास के अंदर अभी 40 बच्चे हैं, तो अभी 10 बच्चों का स्लॉट तो खाली है ना, जगह तो खाली है ना, तो इसमें और बच्चे आ सकते हैं। तो इसमें एक लिमिट नहीं है और इसमें क्या है, लिमिट है। तो जिसमें लिमिट होती है उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें लिमिट नहीं होती उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हमने देखा, सॉल्युबिलिटी क्या है। तो सॉल्युबिलिटी होती है कि मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं एक फिक्स टेम्परेचर पर सॉल्वेंट के अंदर। क्या बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं एक फिक्स टेम्परेचर पर सॉल्वेंट के अंदर, उसी को क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। अब शुगर वाटर का एग्जांपल लिया था, हम क्या करेंगे, शुगर को जैसा ही आप पानी के अंदर डालोगे शुगर के मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे। जब शुगर के मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे। जब वो वाटर के मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेंगे तो इस प्रोसेस को कहेंगे डिसोल्यूशन। क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन। दूसरी तरफ क्या है, कुछ पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाएंगे और प्रेसिपिटेट के फॉर्म में एक जिएंट मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब देखो, जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बराबर हो जाएगा तो उस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। अब इसको आगे समझने के लिए दो टाइप के और सॉल्यूशन है जिसको समझना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। जैसे 100 ग्राम में 32 ग्राम मान लो शुगर डिसॉल्व होता है, तो अब इससे ज्यादा शुगर डिसॉल्व नहीं होगा ना, तो इसमें एक लिमिट है। तो जिसमें लिमिट होती है उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें लिमिट नहीं होती है उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। कैसी, किसकी सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड को अगर लिक्विड में डिसॉल्व कर दोगे तो कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, असर डालते हैं, इस पे प्रभाव डालते हैं, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब क्या है कि कौन कौन से फैक्टर सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं लिक्विड के अंदर, ठीक है। अब देखो, पहला क्या है, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। मतलब पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्वेंट। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर आप मुझसे पूछे सर कि इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैं बोलूंगा इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, अगर नॉन पोलर सॉल्यूट है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। अब जैसे देखो, पोलर सॉल्यूट दे ऑल आर गोइंग टू बी सॉल्युबल इन वाटर। ऐसा क्यों है, क्योंकि वाटर भी पोलर है और मान लो मैंने NaCl लिया तो वो भी पोलर है। इसका मतलब क्या है कि पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, ठीक है। लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसा है वैसे में डिसॉल्व होगा। तो पोलर किस में डिसॉल्व होगा, पोलर में डिसॉल्व होगा। उसके बाद क्या लिखा है, नॉन पोलर ऑर्गेनिक, नॉन पोलर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विल ओनली बी सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब क्या है, अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व। अगर मान लो कोई सॉल्यूट नॉन पोलर है तो वो अब वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, किस में होगा, बेंजीन में हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में हो सकता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड में पहला अगर प्रिंसिपल आप देखो लाइक डिसॉल्व लाइक, तो इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर पोलर है तो पोलर में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। सपोज करो शुगर और वाटर है, तो इसके बीच जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है और
वाटर के बीच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, अगर ये दोनों सेम होगा तो दोनों ये क्या होगा, इसमें सॉल्युबल होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब जैसा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वाटर के बीच है, शुगर के बीच है, अगर वैसा ही इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वाटर के बीच हो तो शुगर जो है वाटर में डिसॉल्व होगा। लेकिन अगर मान लो इसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अलग है सैंड के बीच और वाटर के बीच अलग है, तो अब ये सैंड वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूट, कोई भी सॉलिड सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व है तो किस प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या है, अगर पोलर होगा तो पोलर में सॉल्यूबल होगा, अगर नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में सॉल्यूबल होगा। ये मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है बेटा। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट और दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। देखो बच्चों, अगला फैक्टर है टेम्परेचर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करने वाला अगला फैक्टर है टेम्परेचर। अब मैंने क्या लिखा है, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक क्या होता है, इंडोथर्मिक होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट को एब्जॉर्ब करता है। अगर इंडोथर्मिक प्रोसेस है तो क्या लिखा है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी विल आल्सो इंक्रीज। मतलब क्या है, अगर कोई प्रोसेस इंडोथर्मिक है मतलब जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है कि इंडोथर्मिक प्रोसेस है तो इसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा, और इसके लिए अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो एक्सोथर्मिक में हीट क्या होता है, तो इवॉल्व होता है, हीट निकलता है, ठीक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट इवॉल्व होता है। तो अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। बात समझ में आ रही है, दोनों में डिफरेंस क्या है। इंडोथर्मिक में अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, एक्सोथर्मिक में अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। इंडोथर्मिक कहते किसको है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, एक्सोथर्मिक कहते किसको, जिसमें हीट इवॉल्व यानी निकलता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि इंडोथर्मिक होगा टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, एक्सोथर्मिक है टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी घटेगी। अब इसको समझने के लिए हमने कुछ सॉल्ट के लिए ग्राफ प्लॉट किया, किसके किसके बीच, सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के बीच, सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के बीच। यहां आप देख सकते हो, यहां 0 है, 50 है, 100, 150, 200, 250। इसका मतलब ऊपर की तरफ सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। इधर देखो 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 60, 80 और 100 डिग्री। इधर की तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ हमारा सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है और इधर की तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पे दो सॉल्ट दिख रहे होंगे आप, एक सिल्वर नाइट्रेट दिख रहा है, एक पोटेशियम आयोडाइड दिख रहा है। तो अगर ये ऊपर जा रहा है यानी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, सॉल्युबिलिटी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और अगर इस साइड जा रहा है यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आप क्या देख सकते हो कि सिल्वर नाइट्रेट पे एक ऐसा सॉल्ट है जिसके लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? देखो क्यों, टेम्परेचर अगर यहाँ देखो तो यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ कितना है, अप्रोक्सीमेटली 60-65 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे अब सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी ना, ऊपर की तरफ जा रहा है ये कर्व तो बढ़ेगी। उसी तरफ पोटेशियम आयोडाइड का देखो, ऊपर की तरफ क्या है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है और इधर की तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ये इधर जाएगा यानी इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी तो बढ़ रही है। अगर मान लो यहाँ से आप एक ग्राफ प्लॉट कर दो ऐसे ऐसे, मान लो ये यहाँ पे सॉल्युबिलिटी आई 250 और 200 के बीच, तो टेम्परेचर भी तो बहुत ज्यादा आएगा, वो भी कितना आ रहा है 60 to 65 के बीच। इसका मतलब क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के लिए अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ये आपको ग्राफ से भी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है ऐसा, क्योंकि देखो सिल्वर नाइट्रेट क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये ग्राफ ये वाला देखो ऊपर की तरफ जा रही है यानी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, और इस साइड भी जा रहा है, दाहिने साइड जा रहा है यानी राइट हैंड पे जा रहा है यानी टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी इसकी और इसकी बढ़ जाएगी। उसी तरह देखो NaNO3 ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ऊपर की तरफ सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और इस साइड जा रहा है, इसका मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। क्या, टेम्परेचर को बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इसकी भी बढ़ रही है। उसी तरह आप देखो अमोनियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, लेकिन इधर एक देखो एक डॉटेड लाइन से ग्राफ दिखाया गया आपको लिथियम सल्फेट का।
इसमें क्या है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी घट रही है। क्यों? क्योंकि ये अब ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ जाएगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, और ऊपर की तरफ जाएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो कुछ सॉल्ट का अगर ऑब्जर्वेशन देखो तो क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। हमको भी दिख रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। कब? जब टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तब। इसमें भी तो यही लिखा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिख रहा है। ठीक, फॉर NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, इसकी भी सॉल्युबिलिटी क्या आ रही है, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ रही है। अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी भी क्या हो रही है, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ रही है। तो ये जितने हैं सबकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ रही है। लेकिन यहाँ डॉटेड लाइन से देखो ग्राफ दिया है, एक ग्राफ और दूसरा एक लाइन जारी है, ये वाली। तो अब आप क्या देखोगे, लिथियम सल्फेट एंड सीजियम सल्फेट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी इसके लिए सॉल्युबिलिटी क्या है, डिक्रीज करेगी अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि कुछ सॉल्ट होते हैं जिसके लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, कुछ सॉल्ट होते हैं अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये डिपेंड करता है सॉल्ट के नेचर पे और सॉल्वेंट के नेचर पे कि सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। और किस पे डिपेंड करता है, प्रोसेस पे डिपेंड करता है। मतलब क्या, अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, अगर एक्सोथर्मिक है टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इन सब का अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है और दाहिने साइड जा रहा है, राइट हैंड के साइड। दूसरा क्या है कि अगर लिथियम सल्फेट है, सीजियम सल्फेट है, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऊपर जब सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है तो नीचे घटेगी ना। इसलिए हम क्या कह सकते हैं इस ग्राफ से कि कुछ सॉल्ट की, इन सारे सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगी, जबकि लिथियम सल्फेट और सीजियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर को बढ़ाने पर घटेगी। तो बेटा ये दो इफेक्ट था, एक था हमारा नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट और दूसरा था टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर का सॉल्यूट पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में पहला क्या था हमारा, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा क्या है, टेम्परेचर, और तीसरा प्रेशर है जिसका कोई खास इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे पड़ता नहीं। ठीक है, थैंक यू।